हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। आज नया सीरीज स्टार्ट हुआ है क्लास 9 इतिहास का। जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, MCQs है। पार्ट 1 के तहत हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्रांति की शुरुआत बहुत मज़ेदार तरीके से हुई थी। सब पारोटी का खेल है। पारोटी के कारण पूरा फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस के जो राजा था उसका नींव हिल गया था। पारोटी के कारण इतनी जबरदस्त हुआ था। और वह युद्ध या यह क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति थी, जो आगे चल करके पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक रहा। बहुत सारे देश इससे प्रेरणा लेकर के अपने आप को एक देश, एक राजतंत्र से मुक्ति पाया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटी थी इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो वह दिन था 14 जुलाई 1879। ये आपको चेक कर रहे थे, देखते किनको किनको हाथ था। एक्चुअली में यहाँ था 1789। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 का था। इस दिन क्या हुआ था? पेरिस, जो फ्रांस की अभी वर्तमान राजधानी है, पेरिस शहर में लगभग 7,000 पुरुष या मर्द कह सकते हैं इकट्ठा हुए। ऐसा खबर फैल गया था कि राजा जो है वह सेना भेज दिया शहर में, और वह सेना क्रांतिकारियों को, जो राजा के खिलाफ है, उसको मारेगा। इसके डर से लोग पहुंचा वहां। अब इन लोग भी बोला कि अच्छा, वो लोग आक्रमण करेगा, राजा की सेना हमारे पर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, तो हम भी अपना हथियार व्यवस्था करें। तो हथियार की व्यवस्था करने के लिए कई जगह पर, कई ठिकानों पर हमला किया, आक्रमण किया और हथियार की व्यवस्था करने में लगा। उसी बीच में वह पहुंचा था एक ऐसा जगह, एक ऐसा किला जो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, जो लोगों की घृणा का केंद्र था। वह था बास्तिल का किला। बास्तिल का किला, बास्तिल का किला जो किसका प्रतीक था? सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था कौन? बास्तिल का किला। इसी में एक और जोड़े हैं, लोगों की घृणा का केंद्र कौन था? बास्तिल का किला था। अब इसमें इन लोगों ने इस उद्देश्य इस पर हमला किया था, इस किले पर। उन लोगों ने सोचा था कि वहां पर आक्रमण करेंगे तो हमें हथियार मिलेगा और वह राजा की सेना के खिलाफ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वहां जब आक्रमण किया तो कुछ गोला बारूद हथियार मिला और अपने 7 साथियों को छुड़ाने में भी मैंने अपने 7 साथियों को छुड़ा पाया उन लोगों ने। और पूरा तोड़ दिया गया बास्तिल का किला को। शहरों में आपने इसको ला करके उसका अवशेष को बेचा गया। लोगों ने उसको यादगार के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में उसको खरीद लिया। ये आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? तो लुईस 16 जो था फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। ये तो लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन प्रश्न ये है कि लुईस 16 किस राजवंश का शासक था? मतलब क्या बोलते उसको, राजवंश चल रहा था, तो वहां कोई तो राजवंश होगा। वह कौन सा राजवंश था? तो उसका नाम था बुर्बो वंश था। बुर्बो। इस वंश का राजा था लुईस 16, जो 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। एक और प्रश्न बनता है कि जब वह राजगद्दी पर बैठा था
तो वो कितने वर्ष का था? तो 20 वर्ष की या 20 वर्ष की उम्र का था। 20 वर्ष की उम्र का था लुई 16। एक और प्रश्न बनता है कि जब वह राजगद्दी पर बैठा तो उसके सबसे बड़ी चुनौती ये था कि उसका राजकोष जो था खाली पड़ा था। खाली पड़ा था या खाली मिला था, मतलब राजा का जो धन था खत्म था। ये समस्या उसका इसी वजह से आगे पूरी कहानी रची जाएगी। चलिए देखेंगे आगे। फिलहाल हम लोग आते हैं, एक नाम है मेरी एंटोइनेट। मेरी एंटोइनेट ये कौन थी? तो मेरी एंटोइनेट जो थी वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। पहला आंसर मिला कि मेरी एंटोइनेट कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब ये दूसरा मिलेगा इसमें कि ये इनका विवाह किससे हुआ? तो इनका विवाह लुई 16 से हुआ। मतलब मेरी एंटोइनेट कहाँ की रानी बनी? तो फ्रांस की रानी बनी थी। इनकी लुई 16 की रानी बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजा बन गए, रानी बन गए, शासन व्यवस्था चलता है। इसी बीच में क्या हुआ? अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में कोई सहयोग किया था। एक्चुअली में आपको पता है कि ब्रिटेन लगभग सभी जगह पे, सभी देशों पर कब्जा किया था। भारत पे भी किया था, उसी तरह अमेरिका पे भी किया था। तो अमेरिका पर जब ब्रिटेन का शासन चला था तो फ्रांस का राजा जो था लुई 16 वह अमेरिका को मदद किया था कि 13 उपनिवेशिक स्थानों को ब्रिटेन से भगाने में। इसका परिणाम ये आगे और हुआ कि उसका जो राजकोष बचा खुचा था इस युद्ध में और खर्च हो गया। क्वेश्चन यहाँ क्या था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद किसने कराया? तो लुई 16। लुई 16 ने करवाया था, सहयोग किया था। लेकिन उसका नुकसान उसको हुआ कि राजकोष खाली हो गया। राजकोष खाली हो गया, उसको भंडार भरने के लिए जनता पर कर्ज लगाना पड़ा। आगे आएंगे। लिवरे क्या था? तो लिवरे फ्रांस की एक मुद्रा, फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की मुद्रा जिसे हम लोग लिवरे के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 1794 ईस्वी में ये समाप्त कर दी गई। लिवरे मुद्रा जो फ्रांस की मुद्रा थी कब तक रही? 1794 के बाद ये समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? फ्रांसीसी समाज जो था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। 3। मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 3। लेकिन हम लोग इसमें और देखते हैं। फर्स्ट स्टेट में कौन था? तो पहला स्टेट में सबसे टॉप में था पादरी वर्ग। दूसरा में कौन था? कुलीन। और तीसरा में कौन? तीसरा में आएगा जो व्यापारी लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आदि आदि। ये सारे जो है तीसरे स्टेट्स में आते हैं। अब यहीं से खेला शुरू होता है। इन दोनों को क्या होता है कि जात कुछ विशेषाधिकार मिला है। मतलब अगर आप पादरी वर्ग में या कुलीन वर्ग में, आप किसी फैमिली में आपका जन्म हुआ, पादरी तो छोटे, कुलीन की बात करते हैं, कुलीन परिवार में किसी में यहाँ आपका जन्म हुआ तो आपको विशेष अधिकार मिलता था राजा के द्वारा। वह अधिकार क्या था कि आपको टैक्स नहीं देना है। पादरी तो टैक्स देता ही नहीं था, कुलीन टैक्स देता नहीं था। टैक्स पे नहीं करना, कर नहीं देना है। तो टैक्स किसको देना पड़ता था? यहाँ क्वेश्चन आया, टैक्स किसे देना पड़ता था? तो तीसरे स्टेट्स के लोगों को।
उसमें भी कुछ विशेष लोग जो थे, धनी लोग, उन लोग तो जानते करते नहीं देता होगा, बच जाता था। किसान लोग, मजदूर लोग, आम जनता, ये सब बचते थे, उनको कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अब बेचारे लोगों की तो समस्या ये था कि महंगाई इतनी बढ़ गई थी, रोटी खरीद नहीं पा रहा था। अब राजा को कैसे टैक्स दे, कहाँ से कर दे, ये समस्या हो रहा था। अगला है टाइद। क्या था? तो टाइद एक प्रकार का कर है, टाइद कर है, लेकिन किस प्रकार का कर है क्वेश्चन? तो टाइद एक धार्मिक कर है। टाइद एक कर है जो धार्मिक कर है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये किसके द्वारा वसूल किया जाएगा? टाइद किसके द्वारा वसूल किया जाएगा? तो ये चर्च के द्वारा वसूल किया जाएगा। टाइद एक धार्मिक कर है तो चर्च द्वारा वसूल किया जाएगा। मतलब राजा अलग से टैक्स लेगा, चर्च अलग से लेगा, बेचारा आम जनता तो पीस पीस के मर जाएगा। अब वो भी कितना लेगा? एक और प्रश्न है। तो टाइद जो है वह चर्च कितना लेता है? तो अब जो उपज होगा, जो फसल उपज होता है, उसका 10वां हिस्सा या 10वां भाग भी कह सकते हैं, 10वां भाग देना पड़ता था चर्च को। अब लीजिए, चर्च को दीजिए, राजा को दीजिए और दीजिए, बेचारा क्या करता? अंततः क्रांति करना ही था। अगला प्रश्न है, टाइल किस प्रकार का कर है? तो टाइल जो है एक प्रत्यक्ष कर है, एक प्रत्यक्ष कर। जैसे वर्तमान समय में भारत में लगा हुआ है इनकम टैक्स, आयकर, एक जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है, ये हो गया प्रत्यक्ष कर। ठीक उसी प्रकार टाइल जो था वह प्रत्यक्ष कर था। वहाँ पे फ्रांस के जो बुर्बो वंश का चल रहा था, तो लोभर शासक जो था उस समय जो लगाया था, व्यापारी किसान जो मजदूर लोग थे उस पर डायरेक्ट कर लगता था, उसे प्रत्यक्ष कर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अप्रत्यक्ष कर। मुख्यतः किस पर लगाई जाती थी? तो मुख्यतः उस समय अप्रत्यक्ष कर जो होता था, रोजमर्रा की जो वस्तुएं थी, रोजमर्रा। अभी रोजमर्रा का होता है, तो जैसे देखिए रोजमर्रा में मुख्यतः आता था रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तु, रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तु। तो कौन कौन होगा? जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, आदि आदि, ये इन पर अप्रत्यक्ष कर लगा था। आप सोचिए कि नमक पर भी टैक्स दे, तंबाकू पर टैक्स दे, पर टाइद भी दे, तो जनता क्या करेगी? महंगाई टाइम तो मार खा ही रहा था लोगों को, और समस्या हो गया। अंततः उनके अंदर का जो गुस्सा फूट पड़ा और फ्रांसीसी क्रांति के रूप में बढ़कर आगे क्या होगा ये जानने के लिए, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब